हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये वीडियो इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में हम उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप थोड़ा हार्ड यानी कि थोड़ा टफ लेवल के न्यूमेरिकल्स लाइए, जिससे हमें ये पता चल सके कि आखिर हम जो टफ न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं न्यूमेरिकल को लेकर आए हैं जिनको आप लोग टफ समझते हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ भी टफ नहीं है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 2 फिजिक्स के चैप्टर 2 से चैप्टर 3 यानी कि कहा जाए तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ये वीडियो है। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये सारे न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ बैठ जाइए और इन सारे न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को देखकर डरना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हमें पता होते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व नहीं कर पाते, यही हमारी वीकनेस है। तो वीकनेस को दूर कीजिए भैया। ठीक है, ये शारीरिक वीकनेस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझिएगा। दिखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 4-5 लाइन का है, लेकिन भैया सॉल्व करने में भी थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, न्यूमेरिकल की लेंथ को मत देखिए। फॉर्मूला आप लोग अच्छे से आपको आना चाहिए, आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स की लेंथ को देखकर आपको नहीं डरना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है। यानी कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी जो प्लेटों का व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है। उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है, यानी कि जो प्लेट है उसके बीच परावैद्युत के रूप में वायु है। ठीक है, यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो। देखिए यहां पर दो व्यास दिया गया है। एक तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास हमें दिया गया है और दूसरा आपको दिया गया है 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 फॉर्मूला यूज करना होगा। सबसे पहले तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला फॉर्मूला, और दूसरा आपको यूज करना है गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले जो कुछ दिया गया उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें संधारित्र की प्लेटों का व्यास दिया गया है। ठीक है, तो व्यास हमें दिया गया, देखिए व्यास ये कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। पहले न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करें भैया, तो सबसे पहले आपको जो जो न्यूमेरिकल में दिया गया उसको लिखना है, तभी तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। अब व्यास दिया गया है तो हम त्रिज्या बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर व्यास हमें पता है तो हम त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल r से। ये हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास बटा 2, व्यास अपान ट्यूब। ठीक, व्यास हमें कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर और 2 है, इसको कट करेंगे तो ये कितना आएगा 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आर इक्वल टू हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2 होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है। देखिए 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा, मैंने बताया था अगर किसी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो भैया 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 3 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 3 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये हमारा हो जाएगा 3 बटा 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 को ऊपर लाएंगे 3 इंटू 10 की पावर -2, ये अब हो जाएगा। अब ये होगा मीटर में। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर को हम 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। तो इसको मीटर में अगर लिखेंगे हम तो हमारा आएगा 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक, ये हमारा हो गया। समझ में आया? तो पहली कंडीशन हमें पता चल गई आर की वैल्यू। दूसरी चीज हमें दी गई है, यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर वाले गोले के समान हो। अब गोले का व्यास हमें दिया गया है भैया, ठीक है, 200 सेंटीमीटर ये गोले का व्यास है। ठीक है, तो यहां पर भी हमें व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है कितना 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब यहां से भी हम त्रिज्या निकाल लेंगे, लेकिन यहां पर हमें गोलीय चालक की त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। ठीक, इसको हम लोग डिनोट कर देंगे कैपिटल आर से, क्योंकि स्मॉल आर हमने ऑलरेडी मान रखा है। ये हमें दिया गया। अब इसको देखिए, व्यास त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2 होता है, अभी मैंने बताया। 200 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर। 100, ठीक। तो हमारा जो आर आया वो कितना आया? आर आया जो ये आया 100 सेंटीमीटर। ठीक, इनको भी मीटर में बदलना है तो क्या करोगे? अब देखिए 100 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलोगे? वैसे भी हमें पता है, देखिए 100 को 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। तो 100 से 100 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और वैसे भी आपको पता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो आर की जगह पर हमने 1 मीटर कर दिया। हमें निकालना क्या है? ऊपर देखिए, हमें प्लेटों के बीच की दूरी निकालनी है। तो प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, और यही हमें निकालना है। और किसके प्लेटों के बीच की दूरी निकालनी है? संधारित्रों के प्लेटों के बीच की दूरी निकालनी है। और मैंने आपको बताया था, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है? 2 प्लेटें ऐसे रहती हैं, ये एक आपकी ये प्लेट हो गई और एक आपकी ये प्लेट हो गई। ठीक है, इनके बीच में वायु भरा हुआ है, और इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, यही हमें निकालना है। तो इसमें 2 कंडीशन है, एक तो आपका गोलीय चालक दिया गया है, दूसरा आपका समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर आपको ध्यान देने की थोड़ा सा जरूरत है, इतना हमारे समझ में आ चुका है। अब यहां से हम पहले तो इन प्लेटों का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए जो ये आपका संधारित्र है, इनकी प्लेटों का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट, सॉरी A एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये फॉर्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। ठीक है, अगर परावैद्युतांक K होगा तो हम K A एप्सिलॉन नॉट अपान डी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर बीच में वायु है तो हम A एप्सिलॉन नॉट अपान डी लिखेंगे। अब हमें A पता होना चाहिए, तभी तो हम D निकाल पाएंगे। तो पहले तो इन प्लेटों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे खूब सुंदर सा कि प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है? यहां से हम प्लेटों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ए इक्वल टू पाई आपको ऐसे ही रहने देना है। देखिए आर के जगह पर कौन सी वैल्यू रखेंगे? आर स्क्वायर है तो देखिए ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये, क्योंकि ये हमारे समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास था, उससे हमने त्रिज्या निकाला था। तो ये हम r की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁻²। तो यहां पर r के जगह पर रखेंगे 3 इंटू 10⁻², और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हमारा a क्या आएगा निकल कर? a इक्वल टू आ जाएगा, पाई अभी ऐसे रहने देंगे। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? देखिए हम ऐसे यहां पर गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इंटू 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 आएगा। ठीक, इतना आ गया। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए, हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा a इक्वल टू 9 पाई हो जाएगा इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्षेत्रफल होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा भैया, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ है, आप लोग ध्यान से समझेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एरिया निकल आया। अब हमें निकालना है प्लेटों के बीच की दूरी, मेन हमें वही निकालना है। तो यहां पर आपको 2 फॉर्मूला लगाना है। देखिए न्यूमेरिकल में पहले ध्यान से पढ़िए, पहले न्यूमेरिकल को पढ़िए, मैंने बताया था। ठीक है, देखिए यहां पर आप एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, आपको उसका फॉर्मूला लगाना है। दूसरा यहां पर एक गोला है, गोलीय चालक की धारिता का भी फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए अब यहां से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर हमें 2 फॉर्मूला पता है, पहले उनको हम लिखेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? सबसे पहला फॉर्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ठीक, दूसरा फॉर्मूला एक गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला मैंने प्रूफ कराया था। विलगित गोलीय चालक की धारिता याद होगा आप लोगों को, अगर सेकेंड चैप्टर पढ़े होंगे तो। गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, इसको भी नोट करते हैं हम C से।
C इक्वल टू इसका फॉर्मूला आपका होता है, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आपका फॉर्मूला होता है विलगित गोलीय चालक की धारिता का। ठीक, अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है C, तो राइट साइड भी बराबर होगा। इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम लिखेंगे क्योंकि देखिए अब यहां पर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। आप चाहते तो इसको इधर लाते तो इसके नीचे आता तब कैंसिल करते, हमने डायरेक्टली कर दिया। ठीक, तो हमारा ये फॉर्मूला जो निकल कर आएगा वो होगा ए अपान टी इक्वल टू कितना होगा 4 पाई R। ठीक, अब चूंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी, तो देखिए डी कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा, इसका डी का इससे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 4 पाई R इंटू डी इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए इसके नीचे एक मान लेंगे तो एक का ए से गुणा होगा तो ए आ जाएगा। ठीक, अब यहां से हम डी का फॉर्मूला अगर निकालें तो डी इक्वल टू हमारा आएगा, देखिए ए अपान 4 पाई R, इसके नीचे आ जाएगा 4 पाई R। ठीक, यही इसी फॉर्मूले पर हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर चलिए रखते हैं वैल्यूज को, यानी कि जो जो वैल्यूज हमने निकाला है उसको इसी फॉर्मूले पर हम रख देंगे। तो देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, डी हमें निकालना है, डी ऐसे ही रहने देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए देखिए ऊपर दिया गया है ए की वैल्यू यहाँ पर। ठीक, 9 पाई इंटू 10⁻⁴, तो यहाँ पर लिखेंगे ए के जगह पर 9 पाई इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अपान देखिए नीचे क्या है आपका फॉर्मूले में, नीचे 4 पाई R। ठीक है, तो 4 पाई को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, 4 पाई इंटू R की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R देखिए ऊपर हमने निकाला था, इसकी वैल्यू 1 मीटर है तो इसको लिख देंगे 1। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 1। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी इक्वल टू हमारा आएगा, देखिए पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, ये हमारा आएगा 9/4 इंटू 10⁻⁴, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 9 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, वो आएगा 2.25 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा होगा आंसर। ठीक, 2.25 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अब देखिए अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में आंसर लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं, देखिए डी इक्वल टू 2.25 आपका ऐसे ही रहेगा, मीटर को सेंटीमीटर में जब बदलोगे, देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये आपका 10⁻⁴ है, इसका गुणा 100 से हो जाएगा। अब ये मीटर में बदल जाए, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर से हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁴ है, इसको हम लिख सकते हैं 100 को 10⁻² लिख सकते हैं। ठीक है, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो ये हमारा होगा 2.25 इंटू 10⁻²। अब ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा, आप चाहे तो सेंटीमीटर में अगर पूछा गया है तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर मीटर वाला भी आंसर लिख सकते हैं, या इसी को थोड़ा और सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा डी इक्वल टू 2.25 इन अपान, देखिए 10⁻⁻² ऊपर है, नीचे जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2.25 अपान 10⁻² है तो इसको 100 लिख सकते हैं। ठीक, अब जब 2.25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0225। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर, मतलब आप कई प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, जो आपसे पूछा गया है सेंटीमीटर में पूछा जाए तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, मीटर में पूछा गया तो आप ऊपर वाला यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल, कई प्रोसेस में था, हमें प्लेटों के बीच की दूरी डी निकालनी थी, हमने निकाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। वीडियो समझ में आया होगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर से आप देख सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 3 से है,
विद्युत धारा से, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सर्किट दिया गया है, बट शायद आप लोगों को ये सर्किट बहुत अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन मैं समझाऊंगा कैसे आपको इस प्रकार के सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ये भी थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि भाई ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए चित्र में दर्शाए गए 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान आपको निकालना है, लेकिन इसके लिए आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखिए इस चित्र में है क्या, एक बैटरी लगी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल 190 वोल्ट है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसमें 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 50 ओम, 75 ओम, 50 ओम और 100 ओम। 4 प्रतिरोध यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहले आप समझिए कि एक एक को मान लेते हैं। भैया को मान लेते हैं हम R1, ठीक है, इसको हम R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, इसको R3 मान लेंगे, ठीक है, और इसको हम मान लेंगे R4। ऐसे इनको नाम दे देते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका बंद परिपथ है, ये किसी से नहीं जुड़ा है, ये भी आपका नहीं जुड़ा है, ये भी, यानी कि तीनों जो है ये समांतर क्रम में है। देखिए R1, R2 और R3 ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जो आएगा उसको और इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। देखिए कैसे, पहले जो जो दिया गया उसको लिखेंगे। हमें E दिया गया है, विद्युत वाहक बल 190 वोल्ट दिया गया है, ठीक है, 190 वोल्ट, ठीक। दूसरी कंडीशन देखिए, यहां पर हमें दिया गया है R1, R2, R3, R4। तो इसको ऐसे लिख देंगे, R1 हमें दिया गया है कितना, 50 ओम, ठीक है। उसके बाद में R2 हमें दिया गया है कितना, ये भी 50 ओम, ठीक। उसके बाद में R3 हमें दिया गया है, ये भी 75 ओम दिया गया है, 75 ओम, ठीक है। नाम दे देंगे, बेटर रहेगा, आसानी रहेगा सॉल्व करने में, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद में R4 भी हमें दिया गया है, ये 100 ओम दिया गया है। इतनी चीजें दी गई हैं हमें। 4 हमारे पास प्रतिरोध है, चारों की वैल्यू हमने लिख दी है। अब देखिए ये वाला 50 ओम, ये 50 ओम और ये 75 ओम, ये तीनों समांतर क्रम में होंगे, R1, R2, R3। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। लिखेंगे R1, R2 व R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो यहां पर हम समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। ये अगर आज 4 प्रतिरोध हैं तो 1/R4 भी आप कर सकते हैं। तो 1/R इक्वल टू हमारा आएगा, देखिए R1 की वैल्यू है 50, R2 की वैल्यू भी है 50, R3 की वैल्यू भी है 75, ठीक है। आप R1, R2 किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं को माने, आप 75 ओम को भी R2 मान सकते हैं। तो 1/R इक्वल टू हमारा होगा, इन तीनों का जब आप एलसीएम लेंगे 50, 50, 75, तो आपका 150 आएगा, 150, ठीक है। तो 53 जा 150 और 3 1 जा 3, यानी कि 50 का 3 से 50 का 3 बार गुणा करेंगे तो 150 और 3 1 जा 3 आ जाएगा, प्लस ये भी 3 आएगा और प्लस 75 2 जा 150 और 2 1 जा 2, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा जो प्रतिरोध निकल कर आएगा 1/R इक्वल टू वो आएगा, देखिए 3 3 6 2 8, 8/150, ठीक। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे। जैसे 8 का R से गुणा होगा, कैंची गुणा, और 150 का 1 से गुणा होगा, तो 150 आएगा, ठीक है। यहां से R हम निकाल लेंगे, R इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 150/8, ठीक, ये आ गया। इसको डिवाइड कर दो 150 को 8 से, तो आपका जो फाइनली R आएगा वो कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी से। इसको डिवाइड करके जब आप देखेंगे तो आपका आएगा 18.2
75 ओम। ठीक, तो ये हमारा आ गया। यानी कि जब हम इन तीनों को देखिए, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 18.75 ओम आएगा आर की वैल्यू। अब जो इन तीनों को जोड़ने पर देखिए, इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो ऐसे सर्किट बनेगा और 18.75 रहेगा। तो जो 18.75 आया है वो, और ये 100 ओम, अब ये श्रेणी क्रम में होंगे। यानी कि जो हमारा आर आया है यहां पर देखिए, जो हमारा आर आया है आर, और जो R4 है ये अब श्रेणी क्रम में होंगे। अब चलिए यहां से हम एक और प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे R तथा R4 श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहां पर देखिए, यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। R तथा R4 श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जो होता है भैया वो क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R तो हमने ऑलरेडी माना है तो इसको R डैश मान लेंगे। तो R डैश इक्वल टू आपका होगा R प्लस R4। देखिए कोई जरूरी नहीं R1 R2 लिखें, जो है उसी को जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है R डैश इक्वल टू, R की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितना आया था लास्ट में 18.75। कितना आया था 18.75। R4 की वैल्यू कितनी है देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है 100 ओम, तो 100 कर देंगे। ठीक, 100। यहाँ से हमने R डैश निकाल लेंगे, R डैश इक्वल टू, देखिए ये 100 एक, ये है 18.75, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 118.75 ओम ये आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो ये हमारा प्रतिरोध आ गया। ठीक, तुल्य प्रतिरोध। देखिए पहले हमने इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा तो हमारा 18.75 आया, फिर जो आया उसको और 100 ओम को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 118.75 आया। अब इस सेल में प्रवाहित पूरी धारा हम निकाल लेंगे। सेल में सेल द्वारा पूरे परिपथ में धारा कितनी होगी उसको निकाल लेंगे। और धारा निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें E पता ही है और R हमने निकाल लिया है, इन्हीं को डिवाइड कर देंगे, हमारा धारा आ जाएगा। तो सेल द्वारा पूरे परिपथ में धारा, पूरे परिपथ में धारा, ठीक, ये हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए ये हमारा आ जाएगा I इक्वल टू होगा, I इक्वल टू, देखिए सेल द्वारा कहा जा रहा है तो वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल है, देखिए ऊपर दिया गया 190 वोल्ट। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे I इक्वल टू E अपान R, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, R डैश करेंगे, देखिए यहां पर R डैश हमें करना है क्योंकि तुल्य धारिता यही आई है। ठीक, मतलब फॉर्मूला तो I इक्वल टू E अपान R होता है, लेकिन R डैश यहां पर लगाएंगे क्योंकि हमने R डैश माना है। तो I इक्वल टू हमारा आएगा, E की वैल्यू है 190 और R डैश की वैल्यू ये हमने निकाली है 118.75। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा तो आपका 1.6 आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो धारा आई वो आ जाएगी 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर। ठीक, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है, हमें निकालना क्या है, देखिए मेन क्वेश्चन जो हमारा था वो था कि दिए गए चित्र में 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान निकालिए। इस 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान कैसे निकालोगे, तो देखिए धारा का फॉर्मूला लगा देंगे, I इक्वल टू V अपान R भी होता है ओम के नियम से। ठीक, तो धारा का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू V अपान R, लेकिन भैया V हमें नहीं पता है, V तो हमने निकाला ही नहीं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे विभवांतर, विभवांतर। ठीक, तो सेल का जो विभवांतर होगा इसको हम लोग V से डिनोट करेंगे, V इक्वल टू होता है IR, IR। ठीक, तो I की वैल्यू हमारी है 1.6, R की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, देखिए ये वाला नहीं लेंगे, R की वैल्यू हम ये वाला लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो 18.75 हमारा आया था, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो आया था, ठीक है 18.75, इसी को हम यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो 18.75। ठीक, समझ में आया। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो V इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए जब ये आप 1.6 को 18.75 से गुणा करेंगे तो 30 वोल्ट आएगा, करेक्ट 30 वोल्ट। अब हम निकालेंगे, क्योंकि देखिए हमने ये विभवांतर में हमने बताइए ये वाला प्रतिरोध क्यों नहीं लिया, हमने ये प्रतिरोध क्यों लिया, देखिए हमने ये वाला प्रतिरोध क्यों लिया,
ये वाला, क्योंकि देखिए हमने ये प्रतिरोध कब निकाला था, इन तीनों को जोड़कर। अब चूंकि हमें 75 ओम के लिए केवल निकालना है, तब हम क्या करेंगे, विभवांतर जो यहां पर जो आर की वैल्यू लेंगे वो 18.75 ही लेंगे। ठीक, अब हम निकालेंगे 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, जो हमें निकालना था 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, लेकिन यहाँ पर आई डैश मान लेंगे क्योंकि आई हम ऑलरेडी ऊपर मान चुके हैं, ये देखिए ऊपर। ठीक, तो आई डैश इक्वल टू वी अपान आर होता है, वी अपान आर। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, देखिए आई इक्वल टू होता है वी अपान आर, तो आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू कितनी है, ऊपर निकाला है हमने 30, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, क्योंकि हम 75 ओम के लिए प्रतिरोध के लिए निकाल रहे हैं, तो आर की जगह पर 75 रखेंगे, जिसके लिए हम निकालेंगे उसी को तो रखेंगे। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका लगभग आंसर आएगा 0.4, तो हमारा ये आएगा असली आंसर जो हमें चाहिए था, आई डैश इक्वल टू 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। ठीक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, पहले आपको करना क्या है, मैं एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूं, कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये सर्किट आपका था, आपको 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालना था। ये तीन प्रतिरोध हमने R1, R2, R3 माने, ये समांतर क्रम में हमने समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दिया, विद्युत वाहक बल हमें दिया गया था। समांतर क्रम का जब फॉर्मूला लगाया तो हमारा जो आंसर आया वो आया 18.75। ठीक है, अब जो 18.75 आया वो और जो 100 ओम है R4, ये दोनों समांतर क्रम में थे, श्रेणी क्रम में थे, तो हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो 118.75 आ गया। अब सेल द्वारा पूरे परिपथ में धारा हमने निकाल लिया, आई इक्वल टू ई अपान आर डैश, ई हमें दिया गया था, आर डैश हमने निकाला था, हमारा 1.6 एम्पियर आया। अब विभवांतर हमें निकालना था, V इक्वल टू आई आर, हमने फॉर्मूला लगाकर विभवांतर 30 वोल्ट प्राप्त किया। अब 75 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हमें मेनली निकालना था, हमने आई डैश निकाल लिया, V को R से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप लोग नोट करके दोबारा इसको ट्राई करते रहें, ट्राई अगेन प्रयास करते रहना। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए थर्ड न्यूमेरिकल हमारा क्या है स्टूडेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखिए एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन है, सबसे पहले अगर आप एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेंगे तो उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाएगा, और अगर आप सेल से 1 एम्पियर धारा लेंगे तो 1.6 वोल्ट उसका विभव हो जाएगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन पहले उसको लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.2 वोल्ट हो, 1.8 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हमें धारा जो दी है आई, वो दिया गया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक, और इसी कंडीशन में जो हमें विभव वी दिया गया है वो दिया गया है 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन को लिखेंगे यहां पर सेकेंड कंडीशन। सेकेंड देखिए क्या है, सेकेंड कंडीशन में कहा जा रहा है कि अगर 1 एम्पियर धारा लिया जाए तो विभव 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो अगर दूसरी कंडीशन में आई कितनी है हमारी, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, और विभव कितना है वी, ये हमारा है 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा दोनों कंडीशन है। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ये फॉर्मूला होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। ठीक है, तो अगर यहां से हम E निकालें तो कितना आएगा, देखिए E निकालेंगे तो जो आई आर माइनस में ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा होगा B प्लस आई आर इक्वल टू ई। ठीक, तो E इक्वल टू हमारा क्या आ गया, E इक्वल टू हमारा आया B प्लस आई आर, B प्लस आई आर। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये फॉर्मूला होता है, इसी को मैंने सॉल्व कर दिया। अब देखिए दोनों कंडीशंस को हम इसी पर अप्लाई करेंगे। ठीक, समझ में आया, यानी कि प्रथम स्थिति में पहले हम निकालेंगे। देखिए यहां पर लिखेंगे चूंकि
प्रथम स्थिति में समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे इस प्रकार से, ठीक। तो प्रथम स्थिति में क्या है, देखिए इस फॉर्मूले पर हम लगाएंगे, देखिए रखेंगे वैल्यूज। तो E हमें निकालना ही है, तो E इक्वल टू हमारा होगा V हमें दिया गया है। देखिए पहली स्थिति में विभवांतर कितना है 1.8 वोल्ट और धारा है 0.5 एम्पियर। तो पहली स्थिति में हम लोग जो विभव लेंगे वो लेंगे, देखिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूं B+IR, ठीक। अब इस पर पहली स्थिति में रखते हैं तो E इक्वल टू हमारा आएगा V हमें दिया गया है पहली स्थिति में 1.8 वोल्ट और प्लस I हमें दिया गया है 0.5 एम्पियर इंटू R आपका ऐसे रहेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में निकाल लेते हैं, जो इसलिए द्वितीय स्थिति में समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो दूसरी स्थिति में भी समीकरण 1 को अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, E इक्वल टू दिया गया है V+IR, ठीक। यहां से भी हम E निकाल लेंगे, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, दूसरी स्थिति में हमें विभवांतर दिया गया 1.6 वोल्ट और धारा 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम V दिया गया है 1.6 वोल्ट और प्लस धारा 1 है, तो 1 का R से गुणा होगा तो ये R ही आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, दोनों में E है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 से, सॉरी 2 व 3 से, 2 व 3 से, इस प्रकार से लिखिएगा क्योंकि 2 3 हमने माना है, इसको समीकरण 2 माना है, इसको समीकरण 3 माना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है E, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो राइट हैंड साइड क्या है, पहले का है 1.8 प्लस 0.5 R इक्वल टू, देखिए दूसरा हमारा क्या है, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे राइट हैंड साइड, तो 1.6 और प्लस R, ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाएगा। देखिए दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 1.8 को इधर लाएंगे, 1.8 है आपका, ये 1.6 इधर लाएंगे तो उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में होगा, इक्वल टू, देखिए ये R है, इसको इधर प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, R माइनस 0.5 R, ठीक है, इतना आ गया। अब 1.6 में से 1.8 में से 1.6 घटाएंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 इक्वल टू R में से 0.5 R जाएगा तो 0.5 R बचेगा, मतलब एक R में से आधा R चला जाएगा तो आधा R बचेगा, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.5 R, इसको इधर ले आएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 0.2, ठीक। अब ये आपका आ जाएगा R इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 0.2 अपान, देखिए इधर गुणे में इधर आएगा तो नीचे आएगा 0.5, पॉइंट से पॉइंट कट, ये आ जाएगा 2/5, ठीक। इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 0.4 आएगा ये, ठीक है। तो हमारा जो R आ गया वो कितना आया, स्मॉल R जो आया वो आया 0.4 ओम, ठीक। तो ये हमारा स्मॉल R आ चुका है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा स्मॉल R की वैल्यू आया वो तो 0.4 ओम आ गया, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध तो हमारा आ गया, लेकिन क्वेश्चन में दो चीजें आपसे पूछी गई थी। देखिए सबसे पहला था सेल का आंतरिक प्रतिरोध तथा सेल का विद्युत वाहक बल। तो आंतरिक प्रतिरोध तो हमने निकाल लिया, विद्युत वाहक बल कैसे निकालोगे? तो विद्युत वाहक बल निकालना बहुत आसान है। आप लोग इस स्मॉल R की वैल्यू चाहे समीकरण 2 में रख दें चाहे समीकरण 3 में रख दें, दोनों में से किसी में रख देंगे, आपका विद्युत वाहक बल आ जाएगा। चलिए करते हैं, सिंपल सा है। तो क्या करेंगे, हमें निकालना है विद्युत वाहक बल। तो लिखेंगे स्मॉल R का मान समीकरण 2 में इसको 2 इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में हमें रखना है, चाहे समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। तो E इक्वल टू, देखिए समीकरण 2 क्या है, ऊपर दिया गया है, इसी पर हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1.8 आपका ये है प्लस 0.5 आपका है R, ये आपका समीकरण 2 है, ठीक। तो अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। E इक्वल टू हमारा आएगा 1.8 प्लस 0.5 है ये, इंटू R की, स्मॉल R की वैल्यू है 0.4, ठीक है, इतना आपका है,
ठीक। तो ये आप लोग ई यहाँ से जब निकालेंगे तो आपका आएगा 1.8 प्लस 0.5 का 0.4 से गुणा करेंगे तो 0.2 आएगा, करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जब हम जोड़ेंगे तो ई इक्वल टू हमारा आएगा 1.8 और 0.2 जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। और यही हमारा, सॉरी एम्पियर नहीं, 2 वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसको साफ सुथरा नीचे में फिर से लिख देता हूं, थोड़ा कटिंग हो गया, कटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ई इक्वल टू 2 वोल्ट, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका विद्युत वाहक बल होगा। अगर आप लोग चाहो भैया तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसी को आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, इसी को आप इस पर रख सकते हो, वही आंसर आएगा। देखिए समीकरण 3 में रखोगे तो कितना आएगा? 1.6 आपका है ही, स्मॉल आर हमने 0.4 निकाला था, 1.6 को 0.4 से जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा, 2 वोल्ट। ठीक, तो चाहे आप समीकरण 2 में रखें चाहे 3 में रखें, आंसर सेम ही आएगा। तो 2 चीजें हमें यहाँ पर निकालनी थी, एक स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध और एक विद्युत वाहक बल हमें निकालना था, निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल था और यही हमारा लास्ट न्यूमेरिकल भी था। आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हमने 12th फिजिक्स के 3 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।